Hello, welcome to Mkoa English. I'm Shamshed. I am here going to help you master SSC and other competitive exams. First, we are going to take classes on SSC exams. We are going to cover each and every topic regarding this exam. ये बहुत मेजर एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले हम जो इस एग्ज़ाम में ले रहे हैं इस मंथ जो सेंटेंसेस ले रहे हैं वो हैं जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस बेसिकली अनअरेंज्ड डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस होते हैं। तो डिसऑर्डरली अरेंज्ड जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को अरेंज करके लिखना होता है हमें। तो आज हम जो सेंटेंस ले रहे हैं वो सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस भी सेंटेंस को करना होता है उस सेंटेंस के बारे में हमें उसका थीम समझना होता है, मीनिंग समझना होता है कि क्या कह रहा है पैराग्राफ। जो पैराग्राफ हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हम मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। Then they spread as the unmined coal start burning, the oxygen drawn from pores and mine shafts. तो this then का मतलब है after that, ये उसके बाद या next। उसके बाद they spread as the unmined coal starts burning, the oxygen drawn from pores and mine shafts. तो they spread वो फैल गई, क्या चीज़ फैल गई? they का रेफरेंस कहीं और होगा। they प्रोनाउन है जो रेफर करता है बैक किसी चीज़ को। They spread as the mine coal start burning, the oxygen drawn from pores and mine shafts. तो वो फैल गई as the mine जो कि बिना निकाला हुआ, जो कि अभी धरती के नीचे था, coal start burning वो जलना शुरू हो गया, कोयला जो धरती के नीचे पड़ा था, with oxygen drawn from pores and mine shafts. जो ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है? पोर्च जो है, पोर्च हैं जो वो सुराग हैं उनके बीच में से, और जहाँ से माइनिंग की जा रही है वो वर्टिकल जो एरिया है जहाँ खड्डा किया गया है कोल को निकालने के लिए, वहाँ से ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन के कारण ये आग बढ़ रही है, स्प्रेड हो रही है। An entire township area is to be relocated because of the uncontrollable underground fire. An entire township area is to be located because of the uncontrollable underground fire. An entire township पूरी की पूरी कस्बे का इलाका है, टाउनशिप है, पूरे का पूरा जो एरिया है, जरिया is to be located, उसको रीलोकेट किया जा रहा है, कहीं और स्थापित किया जा रहा है, कहीं और ले जाया जा रहा है because of the uncontrollable underground fire, क्योंकि अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर जो गई हैं, अंडरग्राउंड फायर कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो रिस्क है, इसलिए पूरे के पूरी टाउनशिप को रीलोकेट किया जा रहा है। These fires start mostly from burning trash close to coal pits. इसी तरह से these fires, कौन सी फायर्स? तो ये एक तरह से जो this that these those जो होते हैं ये भी डिटरमिनर होते हैं और ये बताते हैं कि जो चीज़ आई है उसका रेफरेंस कहाँ है, कौन सी फायर है। These fires start mostly from burning trash कचरे को जलाने के कारण हुई है, और close to coal pits, कोल फिट्स के कोल का जो सुरंग है, कोल की जो माइनिंग की जा रही है जहाँ से, वहाँ के आसपास कचरा जलाया गया था, उसके कारण ये आग शुरू हो गई है। These fires. This is a great threat as poisonous fumes of carbon monoxide rise up from underground fires. This is a great threat. ये एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत गंभीर खतरा है। As poisonous fumes of carbon monoxide, क्योंकि जो फ्यूम्स हैं, जो आग की लपटें हैं, कार्बन मोनोक्साइड, फ्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड वो धुआं है, जो फ्यूम्स हैं वो कार्बन मोनोक्साइड है, राइज अप फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स। तो अंडरग्राउंड फायर्स के कारण जो गैस निकल रही है कार्बन मोनोक्साइड वो वहाँ के एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब हमने मीनिंग देख लिया है इस पैराग्राफ का। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको अरेंज किया जाए। तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है, थीम सेंटेंस लेना होता है। थीम सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस है जो कि इंट्रोडक्टरी है, जो सबसे पहले सेंटेंस है। तो अब हम जल्दी से क्लूज देखते हैं कौन सा थीम सेंटेंस बन सकता है। Then they spread as the mine coal start burning, the oxygen drawn from pores and mine shaft. तो देन नेक्स्ट को शो करता है, मैंने बताया था आपको एडवर्बियल देन है, वो आफ्टर दैट या नेक्स्ट होता है, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रोनाउन दे है, दे का रेफरेंस कहीं और है, फायर्स के बारे में पहले बात हो रही है, वो स्प्रेड हो रही हैं, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता।
an entire township Jaria is to be relocated because of the uncontrollable underground fire. Uncontrollable underground fires के कारण जरिया गांव को an entire township पूरे के पूरे टाउनशिप को ये जो जरिया इसका नाम दिया गया जरिया वो रिलोकेटेड किया जा रहा है। कहाँ पर उसको रिलोकेट किया जा रहा है, कहाँ पर उसको जाके बसाया जा रहा है, कहीं और दूसरी जगह पे क्यों बसाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर, क्योंकि अंडरग्राउंड फायर जो कंट्रोल से परे हो गई है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है अंडरग्राउंड फायर, इस कारणों से। तो ये एक बेहतरीन मेरा ओपनिंग सेंटेंसेज है। जिस तरह से आपको बताया गया था कि थीम सेंटेंसेज का काम होता है कि किसी चीज़ की लोकेशन या टाइम में किसी इवेंट को अरेंज करना, तो सबसे पहले हम किसी भी इवेंट को अगर टाइम और लोकेशन में अरेंज कर देते हैं तब उसके बाद में उसका प्रोग्रेशन देख सकते हैं, उस इवेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस इवेंट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा थीमेटिक सेंटेंस है मेरा, क्योंकि एन इंटायर टाउनशिप पूरी की पूरी टाउनशिप बसाई जा रही है। ये इनडेफिनेट नाउन फ्रेज है और यहाँ पर इसका नाम भी दिया गया है, उस शहर का नाम दे दिया गया है और फिर उसको बताया गया अंडरग्राउंड फायर्स के कारण उसको रिलोकेट किया जा रहा है। दीज फायर्स स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश। इसी तरह से दीज फायर्स मैंने आपको बताया था कि ये दिस दैट और दीज दो जो डिटरमिनर होते हैं, ये किसी इनका रेफरेंस कहीं पहले होता है। कौन सी फायर्स? दीज फायर्स, ऊपर वाली फायर्स की बात की जा रही है। जो जरिया गांव में अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर्स है उनको दीज फायर्स कहा जा रहा है बाद में। दीज फायर्स स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट। ये मुख्य रूप से, मोस्टली एडवर्ब है, मुख्य रूप से कैसी शुरू हुई? बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स, तो कचरा जलाया गया है क्लोज टू कोल पिट्स। तो ये सेंटेंस इसके बाद का सेंटेंस हो सकता है, पहले सेंटेंस नहीं हो सकता। ये दीज फायर्स है। दिस इज ए ग्रेव थ्रेट, दिस इज ए ग्रेव थ्रेट। इसी तरह से सेम ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये दिस इज ए ग्रेव थ्रेट, दिस का रेफरेंस कहीं और है। तो दिस कौन सा है? ये जो जलने की बात हो रही है ये पहले हुई है कहीं, तो ये इसका रेफरेंस कहीं पहले है, तो ये भी मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। दिस इज ए ग्रेव थ्रेट एट पॉइजनस फ्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड राइज अप फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर। तो अंडरग्राउंड फायर से मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड जलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है। जो पॉइजनस गैसेज है, पॉइजनस जो धुआं है वो जहरीला धुआं, पॉइजनस जहरीला होता है, पॉइजनस धुआं ऊपर जा रहा है, जहरीला धुआं ऊपर जा रहा है, खतरा है। तो ये दिस बता रहा है कि ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस थीम सेंटेंस मेरा बी हो गया है। तो अगर मैं बी को थीम सेंटेंस बना लेता हूँ तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस एलिमिनेट हो रही हैं, कौन कौन सी चॉइसेस बच रही है। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है इन तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो जैसे ही मेरा बी थीम सेंटेंस बना तो मेरी 2 चॉइसेस रेडिकेट हो गई हैं, बी और सी। बी और सी रेडिकेट होने के बाद में मेरी सिर्फ 2 ही चॉइसेस बचती हैं, ए और डी। अब ए और डी में से देख लेते हैं कौन सी सही चॉइस है। तो अब हम देखते हैं कि देन दे स्प्रेड, दे का रेफरेंस आ चुका है अंडरग्राउंड फायर्स के बाद। दे स्प्रेड, वो फैल गई हैं। तो देखना है कि फैलने से पहले क्या है, कुछ हो सकता है। एज द अनमाइंड विल स्टार्ट बर्निंग द ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम पोर्च एंड माइन शाफ्ट्स। क्यों फैली हैं वो? क्योंकि उसका रीजन बताया गया है, पोर्च और माइन शाफ्ट से जो ऑक्सीजन आ रही है वो उसको बढ़ा रही है, उस आग को बढ़ा रही है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण आग फैलती जा रही है, फैलाव को बता रही है। फिर हम सी सेंटेंस देखते हैं। दीज फायर्स स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स। ये फायर स्टार्ट कैसी हुई, शुरू कैसी हुई? तो ये स्पष्ट है कि ये बाद का सेंटेंस है, फैलने वाला, स्प्रेड होना बाद में है। पहले ये फायर शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज पास होता है, क्लोज टू कोल पिट्स। कोयले की खदान के पास मेरी कचरे को जलाया जा रहा है, इसके कारण ये जो आग है शुरू हुई है। तो ये मेरा पहले सेंटेंस है, इसके बाद में जाएगा। देन का मतलब ये आफ्टर दैट, उसके बाद, नेक्स्ट, देन। ये जो मेरे एडवर्बियल्स हैं ये मेरे सीक्वेंस को शो करते हैं, बाद वाली इवेंट्स के लिए आते हैं। तो पहले स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद वो फैलेगी। दिस इज ए ग्रेव थ्रेट एज पॉइजनस फ्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड राइज फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत गंभीर खतरा है, क्योंकि जो जहरीली गैस है वो अंडरग्राउंड से जा रही है, वो ऊपर जा रही है, आसमान में फैल रही है।
तो ये मेरा बाद में सेंटेंस है। तो जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया बिल्कुल क्लियर है कि पहले सबसे पहले शुरुआत होगी सी। फिर इसके बाद में ये देखना है कि ए और डी में पहले सेंटेंस कौन सा जाएगा, बाद में कौन सा जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि पहले आग शुरू हुई है, फिर वो फैलेगी। अनमाइंड कोल स्टार्ट बर्निंग विद ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम पोर्च एंड माइन शाफ्ट। तो दीज फायर्स, यही फायर्स की बात हो रही है, वो फैल रही है। दीज फायर्स के लिए दे आ गया। द फायर्स इन जरिया डिस्ट्रिक्ट इन कोल पिट्स, इसके लिए दे आया है, तो वो फैल रही है। अनमाइंड कोल स्टार्ट बर्निंग। और फिर उनका स्प्रेड है, जो उनका स्प्रेड है, दे स्प्रेड एज अनमाइंड कोल स्टार्ट बर्निंग विद ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम पोर्ज। उनका जो फैलना है वो ऑक्सीजन जो निकाली जा रही है, ऑक्सीजन जो ऊपर से आ रही है उसके साथ मिक्स होकर वो पूरी की पूरी नीचे कोयले को जला रही है। दिस इज ए ग्रेव थ्रेट। और ये जो पूरे की पूरी इवेंट है जो फैल चुकी है, इसके लिए मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस आया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस जो होता है वो ये बताता है कि ये किसी इवेंट के लिए आता है, तो ये पूरी की पूरी इवेंट के लिए दिस आया है। जो ये आग है जो फैल चुकी है ऑक्सीजन पोर्स के कारण, तो ये जो मेरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन इस इवेंट के लिए आया है, ये फैलने के लिए आया है। तो पहले ए आएगा, फिर मेरा लास्ट सेंटेंस डी आएगा। वैसे भी अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले लोकेट किया जाता है इवेंट को, फिर स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद में स्प्रेडिंग है, और लास्ट में कंसीक्वेंस बताया गया है, परिणाम बताया गया है कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट लास्ट में आता है, कंक्लूजन लास्ट में आता है। तो जो मेरा सही सीक्वेंस है बी सी ए डी। जैसे ही मेरा बी के बाद में सी होता है, तुरंत ही मेरी चॉइस डी भी रेडिकेट हो गई थी, सिर्फ ए की चॉइस बची थी। बी के बाद में सी आते ही मुझे पता था कि इसके बाद में अब ए आएगा और फिर डी आएगा। फिर भी हमने इवेंट को समझा और देखा कि क्या ये वास्तव में बिल्कुल सही सीक्वेंस है। हाँ, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो जो हम आज दूसरा सेंटेंस लेने जा रहे हैं जंबल्स पैरा जंबल्स का, वो बेसिकली जो सेंटेंस है वो एक्चुअल एसएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जी हम ले रहे हैं। जो एसएस एग्जाम में जो क्वेश्चन वास्तव में रेज किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो जो डिसऑर्डरली अरेंज सेंटेंस है, हमें इसे ऑर्डर में लिखना है। तो 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, चारों सेंटेंसेस को हमें सही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो मेथड है वो ये है कि हम इसे सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, इसका ओवरऑल आइडिया समझते हैं। अगर ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। तो हम जल्दी से पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन फॉर द प्लैनेट फ्यूचर। एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन। दे कौन है? दे प्रोनाउन है, इसका रेफरेंस कहीं और होगा। सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन फॉर द प्लैनेट फ्यूचर। प्लैनेट्स की जो फ्यूचर है उसकी जो सोशल सामाजिक और एनवायरमेंटल जो है उसका जो एनवायरमेंट है उसमें सोल्यूशन दे रहे हैं। अपनी जो सोल्यूशन है, किस तरह के समाधान हैं उनके लिए, प्लैनेट्स के फ्यूचर के लिए जरूरी हैं, तो वो दे रहे हैं। कंपनीज डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। तो कंपनीज डू प्ले, वास्तव में प्ले करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। आज का जो समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमैटिक रेलेवेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, कंपनी मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस इन वेज दैट बेनिफिट द पब्लिक गुड। तो उनका जो सिस्टमैटिक रेलेवेंस है, उनकी जो संस्थागत या व्यवस्थित उपयोगिता है, जो उनका प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग को लेकर, जो नीतियां बनाने को लेकर है, कंपनी को अपना प्रभाव का इन्फ्लुएंस का यूज करना चाहिए इन वेज दैट बेनिफिट द पब्लिक गुड, ताकि जनता की भलाई की तरफ काम हो। तो जनता की भलाई के लिए इनको काम करना चाहिए। सम कोऑपरेशन हैव बिकम सो लार्ज दैट देयर एक्टिविटीज एंड strategic decisions have a direct impact on the government policy and citizens' lives. Some corporations have become so large, वो इतने बड़े हो गए हैं that their activities and strategic decisions, कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं और स्ट्रेटजिक डिसीजन हैं, जो उनके जो नीतिगत डिसीजन हैं, have a direct impact on the government policy and citizens' life. उनका सीधा प्रभाव होता है, a direct impact।
तो इंडेफिनेट नाउन फ्रेज है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी को और सिटीजन की लाइव्स को लेकर। सिटीजन लोगों की जिंदगी पर बहुत प्रभाव होता है, गहरा प्रभाव होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो हम जब एक बार इसका ओवरऑल आइडिया समझ लेते हैं तब हमें थीम सेंटेंस पिक करना होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनने के लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, इसका रेफरेंस पहले कहीं नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें कोई भी करेक्टर नहीं होता है, पहले नहीं जुड़ रहा, कोऑर्डिनेटर नहीं होता है, प्रोनाउन नहीं होते हैं, प्रोफॉर्म नहीं होती हैं, तो हम देखते हैं एंड ऑल्सो, एंड बता रहा है और फिर दे है, ये बता रहा है कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है, ये मेरा सेंटेंस बाद का सेंटेंस है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर एंड है जो पहले वाले आइडिया को कहीं से जोड़ रहा है, और दे जो है वो कहीं के लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का रेफरेंस कहीं और है। फिर मैं दूसरा सेंटेंस देख लेता हूँ, कंपनीज डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। कंपनीज ये जेनरिक नाउन है, जेनरिक नाउन जो है वो जनरल रेफरेंस को शो करती है, इसका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं होता। कंपनीज इन जनरल, जनरल जो कंपनीज की बात हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं मॉडर्न सोसाइटी के बीच में। एन इम्पोर्टेंट रोल, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये इनडेफिनाइट नाउन फ्रेजेज हैं और ये एक थीम सेंटेंस, बेहतरीन मेरा थीम सेंटेंस हो सकता है। तो बी को मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये मेरा थीम सेंटेंस हो सकता है। बिकॉज ऑफ देयर systematic relevance and their impact on policy making, companies must use their influence in ways that benefit the public good. Their systematic relevance, अगर मैं पहला सेंटेंस इसको बनाऊं तो किनका रेलेवेंस है? Their systematic, किनका सिस्टमैटिक रेलेवेंस है, किनकी उपयोगिता है, किनका प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। देयर का रेफरेंस नहीं है, प्रोनाउन देयर जो डिटरमिनर देयर का यहाँ पर जो काम है, जो कि बता रहा है कि पहले से कहीं किसी चीज की बात हो रही है, उनका सिस्टमैटिक रेलेवेंस है, उनका प्रभाव है, जनता की भलाई के लिए उनको काम करना चाहिए। तो ये देयर प्रोनाउन आ गया, ये मेरा थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। Some corporations have become so large that their activities, some corporations, कुछ corporations इतनी लार्ज हो गई हैं, कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनका जो इतनी लार्ज है कि उनकी एक्टिविटीज को स्ट्रेटेजिक डिसीजन में और डायरेक्ट इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की, वो प्ले करती हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, नीतियों से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं और उनका प्रभाव होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पर और लोगों की जिंदगी पर और सरकार के फैसले लेने पर। गवर्नमेंट क्या फैसले लेती है, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बनाती है, उसमें वो रोल प्ले करती हैं। तो ये सबसेट है सम कॉर्पोरेशन, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। कंपनी का सबसेट है, कंपनी एक बड़ा सेट है, उसमें से कुछ कॉर्पोरेशन बड़ी हो रही हैं, कुछ कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी हो गई हैं। तो जो मेरा पहला सेंटेंस है क्लियर है कि मेरा बी है। बी एक बार इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया तो मुझे देखना है कि कौन कौन सी चॉइसेस इरेडिकेट हो रही हैं। तो मेरी सी चॉइस इरेडिकेट हो गई क्योंकि ए ऑप्शन है, बी चॉइस इरेडिकेट हो गई क्योंकि डी ऑप्शन पहला है, ए भी इरेडिकेट हो गई क्योंकि मेरा डी ऑप्शन पहला है। तो जब बी ऑप्शन पहला है तो मेरा डी चॉइस है, ए की चॉइस बचती है। फिर भी हम आगे देखते हैं कि क्या ये सही सीक्वेंस है जो कि दिया गया है। बी के बाद में एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन फॉर द प्लैनेट फ्यूचर। तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि सोशल, सामाजिक और एनवायरमेंट जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उनकी सोल्यूशन के लिए, प्लैनेट की फ्यूचर के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका ताना बाना सही गुना जाना जरूरी है। तो इसमें भी ये योगदान देती हैं, एनवायरनमेंट में भी योगदान देती हैं और सोसाइटी में भी योगदान देती हैं। परंतु एंड है, इससे पहले और क्या कर रही हैं, तो ये देखना है। ये दूसरा सेंटेंस मेरा नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दियर सिस्टमैटिक रेलेवेंस, तो पहले सेंटेंस में वो सिस्टमैटिक रेलेवेंस की बात नहीं हो रही है। तो बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमैटिक रेलेवेंस, देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, कंपनीज मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस। तो उनका जो प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग को लेकर, उनका सिस्टमैटिक रेलेवेंस होता है, सिस्टम में उनका उपयोगिता है। तो ये पहले कहीं आना चाहिए, इम्पैक्ट है पॉलिसी मेकिंग पर, इसकी बात होनी चाहिए कहीं पहले। कंपनी मस्ट यूज द इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का यूज कर रही है। देयर किनका है,
देयर किसके लिए है, सारी कंपनीज का नहीं हो सकता, तो देयर प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, देयर सिस्टमैटिक रेलेवेंस, देयर का रेफरेंस कहीं और है। तो हम आगे चलते हैं। सम कॉर्पोरेशन हैव बिकम सो लार्ज दैट देयर एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सिटीजन लाइफ। कुछ कॉर्पोरेशन, कुछ जो बड़ी संस्थाएं हैं, कुछ बड़ी निगमें हैं, वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनकी एक्टिविटीज का, उनकी जो गतिविधियां हैं एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो उनके नीतिगत डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सिटीजन लाइफ। उनका डायरेक्ट प्रभाव होता है, सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है उसमें उनका रोल होता है, और सिटीजन लाइफ, सिटीजन की जिंदगियों पर, शहरों के निवासियों, देशवासियों की जिंदगी पर उनका प्रभाव होता है। तो ये मेरा डी जो नेक्स्ट सेंटेंस हो गया कि कुछ कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी हो गई हैं बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक रेलेवेंस, क्योंकि अब ये रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट में और ये आम लोगों की जिंदगी सुधार रही है, तो सिस्टम में इनका योगदान है, इसीलिए कहा गया बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक रेलेवेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग कंपनी मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस। अब ये कहेंगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो जो कंपनीज है तो यहाँ पर आया है इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग। तो सम कॉर्पोरेशन की जो बात हुई थी वो इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पर, तो यहाँ पर भी था इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, सरकार पॉलिसी बना रही है, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी लिखा गया था, ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी था, यहाँ पर देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग फ्रेज हो गया है। सिर्फ फ्रेज में अपने नाउन प्री पोस्ट मॉडिफायर चेंज हुए हैं, बाकी सेम मीनिंग है, द इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग। देयर किसके लिए है, सम कॉर्पोरेशन, जो बिग कॉर्पोरेशन है उनके लिए प्रोनाउन दे रहा है, ये यहाँ से जा रहा है कि उनका फिर वो सिटीजन की लाइफ पर, सिटीजन की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि बेनिफिट द पब्लिक गुड्स, वो इसके लिए बाद में आया है, लोगों की जिंदगी के लिए वो बेनिफिट होती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर सिटीजन लाइफ में प्रभाव होता है, किस तरह का प्रभाव होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि पब्लिक गुड के लिए काम करती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उनका इम्पैक्ट है, यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इन्फ्लुएंस है, उनका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, नीटली जुड़े हुए हैं। हम पहले देख लेते हैं कि ये भी क्या इतना नीटली जुड़ा हुआ है, ए सेंटेंस एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन फॉर द प्लैनेट्स फ्यूचर। ये बिल्कुल नया आइडिया है, सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन फॉर द प्लैनेट्स फ्यूचर। तो डी से मेरा जो कनेक्ट हो रहा है वो सेंटेंस सी है, क्योंकि डी और सी के बीच में इतने ज़्यादा लिंकेज हैं। और लास्ट में इसके अलावा क्या हो रहा है, सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन, जो प्लेनेट की जो लंबी जो अवधि की समस्याएं हैं, लॉन्ग फ्यूचर की जो समस्याएं हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उनके ऊपर पर्यावरण के या समाज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर भी काम कर रही हैं, उन पर भी सोल्यूशन दे रही हैं, उनके भी समाधान खोज रही हैं। ये तो ये एडिशनल काम हो गया है, तो ये मेरा लास्ट सेंटेंस हो गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस आपस में बुने जाते हैं। सबसे पहले जनरल सेंटेंस थीम का काम करता है कंपनीज, फिर उसका सबसेट है सम कॉर्पोरेशन, वो करती हैं पॉलिसी मेकिंग में, सरकार की पॉलिसी मेकिंग में प्रभाव होता है। तो फिर बताया जा रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में काम प्रभाव होने के कारण वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, उनके प्रभाव का किस तरह से यूज करती हैं। और फिर लास्ट में बताया गया है कि इसके अलावा इनका रोल क्या है। ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड आइडिया है, अलग का आइडिया है, इसलिए लास्ट में चला गया BDCA। तो मेरा जो सही सीक्वेंस है BDCA, जो डी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये एक पैराजंबल सेंटेंस है आज का, SSC के एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो पैराजंबल सेंटेंसेस को देखने के लिए सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है, तो ताकि हम इसका ओवरऑल आइडिया समझ सकें। ओवरऑल आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है आइडियाज़ को अरेंज करने के लिए, क्योंकि डिसऑर्डरली मैनर में दिए हुए सेंटेंसेज होते हैं तो हमें इसको अरेंज करना होता है। तो हम सबसे पहले आइडियाज़ को समझ लेते हैं। ए मैन ऑन बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। ए मैन ऑन द बाइक, आदमी जो कि बाइक पर है, हैड टू बाध्य कंपल्सन को शो करता है कि उसे बाध्य होना पड़ा, राइड ऑन द पेवमेंट, और उसके फुटपाथ पे चलने के लिए, जो बीच में उठी हुई जगह है वहाँ पर चलने के लिए, बाइक चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा उसे। तो कंपल्सन को शो करता है टू ए मैन ऑन द बाइक,
पहली बार मैन का जिक्र हो रहा है, इंडेफिनिट नाउन फ्रेज है, मैन ऑन द बाइक। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड ए कार हिट हिम। अब दोबारा उसका बात हो रही है तो नाउन ही आया है। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड ए कार हिट हिम, कार पहले बार आ रही होगी, जब भी उसने बाइक को दोबारा से सड़क पर उतारने की कोशिश की उसी टाइम टक्कर मार दी एक कार ने। As the bus inched through the evening light, the traffic grew. जैसे ही बस धीरे धीरे रेंगे, इंच थ्रू धीरे धीरे रेंगे, द इवनिंग लाइफ जो शाम की बहुत ज़्यादा बड़ी जो पूरी सड़कें होती हैं उसमें वो धीरे धीरे खिसकी बस, तब ट्रैफिक ग्रू, तो ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पीछे जाम लग गया। There was no space on the road anymore. Anymore एडवर्ब है, अब स्पेस, अब उसके बाद स्पेस नहीं था किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, निकल नहीं सकती थी। तो हमें देखना है कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं तब देखते हैं कि थीम है, वो थीम इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका लिंक पीछे भी ना देखना पड़े, कोई भी प्रनाउन ना हो, कोई भी कनेक्टर ना हो, उसको लिंक के खोजने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो पीछे इशारा कर रहा हो। तो पहला सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, थीम सब्जेक्ट मैटर होता है। पहले देख लेते हैं, ए मैन ऑन द बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। आदमी को मजबूर होना पड़ा, है टू कंपल्सन को शो करता है, परंतु क्या स्थिति थी, सिचुएशन को अभी तक नहीं बताया गया, क्यों बाध्य होना पड़ा, क्या चीज़ थी वो। तो ये मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड, अब मैन के लिए दूसरे में ही आया है तो ये इसके बाद का सेंटेंस हो सकता है, पहले का सेंटेंस नहीं हो सकता। ए कार हिट हिम, जब वो उतर रहा था सड़क पर तब उसकी कार ने टक्कर मार दी। As the bus inched through the evening light, the traffic grew. As the bus inched through the evening light, the traffic grew. जैसे ही बस बहुत धीमे धीमे खिसकी तो पीछे ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया। जैसे ही वो बस खिसकी ट्रैफिक बढ़ गया। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो सकता है, ये बता रहा है कि ट्रैफिक जो बढ़ने के पीछे लायबल है, जो ट्रैफिक रोड पर जैम लगा है, जो भी ब्लॉक हुई है रोड, वो उसके पीछे बस है, बस धीमे धीमे बढ़ रही है। इसके कारण कहीं किसी के लिए स्पेस नहीं है, सब साधन उसके पीछे चल रहे हैं, सब व्हीकल्स उसके पीछे चल रहे हैं। देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर। अब ये बता रहा है अब स्पेस नहीं बचा क्योंकि बस बहुत धीमे धीमे चल रही थी। तो एनी मोर एडवर्ब है जो बताता है कि इसके परिणाम स्वरूप एनी मोर, इसके कारण अब कोई स्पेस नहीं बचा। एनी मोर, एनी लॉन्गर ये बताते हैं कि अब कोई जगह स्पेस नहीं बचा इसके कारण। तो अब ये स्पेस नहीं बचा। तो देयर वाज नो स्पेस, ये बाद का सेंटेंस है, पहले का नहीं है। तो मेरा सी सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया है कि बस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब दूसरा सेंटेंस, सी सेंटेंस जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी कुछ चॉइसेस एलिमिनेट हो जाती हैं। वो मेरी सी चॉइस कट गई है और बी चॉइस भी कट गई है। तो मेरे पास दो ही चॉइसेस बचती हैं, सी डी ए डी और सी डी ए बी। तो उसमें से देखना है कि दूसरा सेंटेंस कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अब अगर मैं कहूँ कि कौन सा सेंटेंस, ये दो सेंटेंस आपस में जो कनेक्ट हैं क्योंकि उसी आदमी की बात हो रही है, पहले वो चढ़ रहा है, परंतु पहले जर्नलिस्ट इसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो सकता है। तो देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर। अब इसके कारण अब कोई स्पेस नहीं था। नाउ देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड। तो अब रोड पर कोई भी स्पेस नहीं था क्योंकि बस धीरे धीरे खिसक रही थी, बस रेंग रही थी धीरे धीरे। तो ट्रैफिक पीछे जैम, बहुत बड़ा ट्रैफिक की लाइन इकट्ठी होगी। अब स्पेस नहीं बचा था रोड पर, रोड तंग होगी, संकड़ी होगी, नैरो रोड होगी। इस कारण यहाँ पर ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है। तो सी से जो मेरा सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है फेथफुली वो डी है। सी से जैसे ही डी मेरा कनेक्ट होता है तो चॉइस मेरी ए भी एलिमिनेट हो जाती है, मुझे पता लग जाता है कि आंसर मेरा डी है। फिर भी हम अगले सेंटेंस देखते हैं कि कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा। अब स्पेस नहीं था रोड पर, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बस ने पूरी की पूरी रोड कवर कर ली थी। इसी कारण ए मैन ऑन द बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। इसी कारण हैड टू कंपल्सन, बाध्यता को शो किया है इसने कि आदमी को
पेवमेंट पर चलना पड़ा, फुटपाथ पर चलना पड़ा। अब वो अपनी बाइक को ऊपर चला रहा था, रोड पर नहीं निकल सकता था, ऊपर ऊपर से निकाल रहा था। When he tried to plunge onto the road, a car hit him. अब ए मैन ऑन द बाइक इंडेफिनेट नाउन फ्रेज है, पहली बार आदमी आ रहा है, एक आदमी है, इंडेफिनेट नाउन फ्रेज है। ऑन द पेवमेंट, उसको पेवमेंट पर चलना पड़ा। अब दूसरा इसके बाद का सेंटेंस है व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑनटू द रोड, जब वो वापस रोड पर उतार रहा था, एक का हिट हिम। का पहली बार आई है, इंडेफिनेट नाउन फ्रेज है, पहली बार जब कोई भी नाउन आती है तो इंडेफिनेट होती है। तो इसके बाद का सेंटेंस हो गया बी। तो सी, डी, ए और बी मेरी सही चॉइस है, डी चॉइस है। तो हमें पता लग गया कि किस तरह से आइडिया जनरेट हुए हैं। सबसे पहले एक जनरल थीम है कि बस धीरे धीरे चल रही है, इसी कारण ट्रैफिक स्पेस नहीं बचा रोड पर, आदमी को पेवमेंट पर, फुटपाथ पर चलना पड़ा। और फिर उसकी गाड़ी को जब नीचे उतारने लगा वो बाइक अपनी, तब उसको इसने टक्कर मार दी। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। तो जो मेरा सही सीक्वेंस बनता है CDAB। Thank you for watching. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. We post these videos every Monday and Friday on our YouTube channel McCoy English. Thank you very much again.